हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएसटी एकेडमी ऑफ बाराबंकी। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी का जो लेक्चर है प्लांट पैथोलॉजी चल रहा था। ओके, प्लांट पैथोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या पढ़ा था? लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये डिजीज थी, इसको कौन कॉज करता था? बैक्टीरिया या फंजाई की वायरस? फंजाई। कौन सा? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। कौन सा फंजाई था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस था उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन थी वो कैसे थी? यानी कि फेवरेबल जो टेम्परेचर था वो कैसा था? 20 से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस तक था। यानी कि विंटर में ये सबसे ज्यादा बीमारी कॉज करेगा, सबसे ज्यादा प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेगा, डिजीज कॉज करेगा। और किसमें? पोटैटो में। लेट मतलब देर से, ब्लाइट मतलब नुकसान करेगा पोटैटो में, यानी कि पता बहुत देर में चलेगा। तो हम लोग बात किए थे फर्स्टली इसका होस्ट क्या होता है? पोटैटो होता है। और पैथोजन कौन सा था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस था। ये जो जब भी आप डिजीज पढ़ेगा उसमें सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। यानी कि ये सबसे पहले कहाँ कहाँ ये बीमारी पाई जाएगी। तो बताया गया था बीमारी सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पाई जाती? हिमालयाज रीजन में पाई जाती है, असम टू कश्मीर में पाई जाएगी, और वेस्ट बंगाल में भी देखा जाता है, बिहार में भी देखा जाता है, और यूपी में भी देखा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में क्या बात आती थी? सिम्टम्स की बात आती है। यानी कि आप जब भी लिखेंगे एग्जाम में तो डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, सिम्टम्स लिखेंगे, उससे पहले हिस्टोरिकल इवेंट जरूर लिखिएगा। यानी कि सबसे पहले डिजीज एपिडेमिक कंडीशन कहाँ पर थी? तो आपको बताया गया था कि एपिडेमिक कंडीशन कहाँ थी? यूरोप में थी। कब थी? 1845 में थी। फिर उसके बाद में हमारे इंडिया में कब देखा गया था? नीलगिरी हिल्स में देखा गया था। और नीलगिरी हिल्स कौन सी थी? उसमें कौन सन में देखा गया था? 1870 से लेकर के 1880 के बीच में। उसके बाद में अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखा गया, 1883 में देखा गया था। तो अब जो नेक्स्ट जो हेडिंग आती है डिस्ट्रीब्यूशन आती है। डिस्ट्रीब्यूशन कल क्लियर हो गया था, सिम्टम्स भी क्लियर हो गया था। सिम्टम्स हमें देखने थे कैसे कैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होने के बाद में फंजाई क्या करता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। नेट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फंजाई ऑफ माइसीलियम, यानी कि हाइफा से इंटरैक्ट होकर के, सपोज दैट ये हाइफा है, मेरी फिंगर्स कैसी है? हाइफा। ये जितने भी हाइफा दिख रहे हैं ये इंटरैक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे? माइसीलियम बनाएंगे, एक जाल बनाएंगे, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जैसे जितना ज्यादा जाल बनता जाएगा उतना ज्यादा ये प्लांट को जकड़ लेगा और प्लांट को बीमारी कॉज कर देगा, प्लांट खराब हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो सिम्टम्स नजर आएंगे, इन्फेक्शन होगा, किस पर होगा? लीव्स पर होगा, क्योंकि लीव्स क्या है? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, यानी कि प्लांट के बाहर की तरफ वो नजर आती है। जब सीवियर कंडीशन आएगी, जैसे जैसे इसको फंजाई को फेवरेबल कंडीशन मिलती जाएगी, कोल्ड टेम्परेचर होता जाएगा, विंटर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, तो क्या करेगा? लीव से लेकर के स्टेम में आएगा, स्टेम से लेकर के रूट्स में आएगा, ब्रांचेस में भी जाएगा और पोटैटो में भी पहुंच जाएगा। पोटैटो क्या हो जाएगा? लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। सिम्टम्स के बाद हम लोगों ने कल बात की थी कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात की थी। किसकी बात की थी? कॉजल ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है? पैथोजन। किसकी बात करेंगे? स्पेशली पैथोजन की। किसकी बात करेंगे? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की बात करेंगे। यानी कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस क्या है? पैथोजन है, डिजीज कॉज कर रहा है। तो ये जो पैथोजन है उसमें हम लोग ने जाना था कैसे कैसे करता है, क्या क्या कमाल दिखाता है। तो अगर हम इसकी साइकिल की बात करेंगे कि इसका रिपीटिशन कैसे होता है, एक बार तो डिजीज हो गई, फिर ये अदर प्लांट में कैसे आता है, या अदर क्रॉप्स में कैसे जाता है, अदर फसल में कैसे जाएगा, दूसरी सीजन जाएगा पोटैटो का तो उसमें कैसे जाएगा। जैसे ये हेल्दी प्लांट है, ठीक है, ये हेल्दी प्लांट है, ये लगा हुआ है, हमने अपनी खेती कर दी पोटैटो की, ये प्लांट लगा हुआ है। ये प्लांट पर, इस हेल्दी प्लांट पर सपोज दैट फंजाई अटैक कर दे। फंजाई जैसे अटैक करेगा वो किस पर करेगा? प्लांट के सेल पर करेगा। किसके थ्रू इंटर्स करेगा? स्टोमेटा के थ्रू इंटर्स करेगा। आप लोग को पता है स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर सेल्स में लीव्स पर अटैक करेगा फंजाई। और फंजाई की यूनिट क्या होती है? हाइफा या हाइफी होती है। हाइफा मतलब सिंगुलर, हाइफी मतलब प्लूरल। तो ये हाइफा और हाइफी इंटरैक्ट होकर के क्या बनाएंगे? माइसीलियम बनाएंगे। इसी लीफ पर इतना ज्यादा इंटरेक्शन होता चला जाएगा, इसी लीफ पर माइसीलियम बनता चला जाएगा। अब ये माइसीलियम धीरे धीरे स्टेम में जाएगा, स्टेम से लेकर के रूट्स में जाएगा और पोटैटो में पहुंच जाएगा।
सपोज दैट ये प्लांट डिजीज कॉज कर चुका है और हम जान नहीं पाए, हमने ध्यान नहीं दिया, एक प्लांट पे छोटा सा हुआ था इन्फेक्शन, हम देख नहीं पाए। फिर क्या होगा कि प्लांट के ट्यूबर, अच्छा एक टर्म आ रहा है यहाँ पे ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब आप लोग को पता होगा, जो लोग विलेज साइड से हैं, जब ट्यूबर क्या होता है, प्लांट के पीस को बोलते हैं ट्यूबर, यानी कि यहाँ पर कोई सीड नहीं होती है, उस सीड को ही बोलते हैं ट्यूबर। पोटैटो की जब भी खेती करवाते हैं तो पोटैटो को सब बोते हैं, उसकी शोन करते हैं, शोइंग जो कंडीशन आती है उसमें ट्यूबर बोया जाता है, यानी कि पीस ऑफ पोटैटो इज नोन एज ट्यूबर। तो जैसे कोई पोटैटो था, इन्फेक्टेड था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमें दिखाई नहीं दिया नेक्ड आई से, और वो इन्फेक्शन अंदर था, ऊपर से नजर नहीं आया, जो हमने स्लाइस उसकी कट की, जो स्लाइड हमने उसकी कट की, तो जो ट्यूबर होगा वो इन्फेक्टेड होगा, हमने देखा नहीं, यानी कि उसमें डिजीज लगी है, उसमें कौन प्रेजेंट है, फंजाई, कौन सा फंजाई, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस प्रेजेंट है। अब ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हमने शो कर दिया, बो दिया, मतलब जमीन में हमने इसको सॉइल में बो दिया। अब ये ट्यूबर कैसी है, इन्फेक्टेड है, क्योंकि इन्फेक्टेड प्लांट से लिया गया है। अब ये ट्यूबर कैसा प्लांट प्रोड्यूस करेगा, हेल्दी या इन्फेक्टेड, हाँ ये कैसा प्लांट करेगा, प्रोड्यूस इन्फेक्टेड करेगा, यानी कि इस ट्यूबर के अंदर माइसीलियम प्रेजेंट था। अच्छा एक बात कल और बताई गई थी, जैसे कि ये पोटैटो ट्यूबर है, ये अगर गर्मी आ जाए तो क्या होगा, इसके अंदर जो प्रेजेंट इन्फेक्शन है, इसमें जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है जो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, वो ना तो जिंदा रहेंगे ना ही मरेंगे, वो कैसे हो जाएंगे, सुप्ता अवस्था में चले जाएंगे, डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाएंगे, वो सो जाएंगे। कौन, जूस्पोर, क्योंकि जूस्पोर से ही स्टार्टिंग होती है। जूस्पोर कह सकते हैं ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का बेबी है, कह सकते हैं, ओके। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का बेबी क्या होगा, जूस्पोर, जूस्पोर ही उड़ करके इन्फेक्शन कॉज करता है हेल्दी प्लांट्स में। तो ये पोटैटो के अंदर जितने भी जूस्पोर प्रेजेंट होंगे, मतलब ये फंजाई प्रेजेंट होगा, माइसीलियम प्रेजेंट होगा, अब क्या करेगा, इसको अच्छी जैसे ही कंडीशन मिल जाएगी, सॉइल मिल जाएगा, वहां पे जिंदा हो जाएगा, यानी कि उसको टेम्परेचर मिल जाएगा 20 से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिल जाएगा, यानी कि टेम्परेचर डाउन से मिलेगा, विंटर कंडीशन आएगी, ठंडक का मौसम आएगा, तो ये इसको इतनी खुशी मिलेगी कि ये मल्टीप्लिकेशन करता चला जाएगा, कंप्लीटली ये रिप्रोडक्शन की स्टेज में आ जाएगा। तो जो ट्यूबर होगा, ये जो कॉज करेगा प्लांट, वो कैसा होगा, इन्फेक्टेड प्लांट होगा, यानी कि इसमें लीव्स पर इन्फेक्शन होगा, स्पॉट्स होंगे, ब्लाइट नजर आएगा, ब्लाइट मतलब नुकसान, पैचेस नजर आएंगे, ब्लैकिश कलर के, ब्राउनिश कलर के पैचेस नजर आएंगे, ये पैचेस है, ओके। तो यानी कि यहाँ पर इन्फेक्शन जो कॉज हुआ है, ये पैचेस में आ गया, लीव्स पर आ गया। आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कल बताया था कि इन लीव्स पर ऐसा दिख रहा है, छोटे छोटे हैं, इन लीव्स पर हाइफा है, माइसीलियम है, यानी कि माइसीलियम की यूनिट क्या हो गई, हाइफा हो गई। अब इन हाइफा के ऊपर क्या नजर आ रहा है, स्पोरेंजियोफोर, कल बताया था स्पोरेंजियोफोर के पहले वाले लेक्चर में। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या डेवलप करेगी, स्पोरेंजिया डेवलप करेगी। स्पोरेंजिया कैसी होगी, गोल भी हो सकती है और इलांगेटेड भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, जो स्पोर बनेंगे, ओके। ये जो स्पोरेंजिया होगी, जो स्पोरेंजियोफोर भी डेवलप करेगी, कल मैंने बताया, सपोज दैट ये स्पोरेंजियोफोर है, इसके ऊपर जो डेवलप करेगी वो क्या करेगी, स्पोरेंजिया डेवलप करेगी। और स्पोरेंजिया कैसी इन नेचर होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। अच्छा, ये स्पोरेंजियोफोर कहाँ डेवलप करता है, हाइफा पे डेवलप करता है, ओके, भूलिएगा मत। हाइफा क्या है, माइसीलियम की यूनिट है। हाइफा के ऊपर क्या डेवलप करेगा, जैसे इसको कंडीशन मिलती जाएगी, अच्छी कंडीशन, इसके लिए फेवरेबल मौसम आ जाएगा, ठंडा मौसम आ जाएगा, तो हाइफा के ऊपर क्या डेवलप करेगा, स्पोरेंजियोफोर डेवलप करेगा। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या डेवलप करेगा, स्पोरेंजिया डेवलप करेगी। स्पोरेंजिया कैसी इन नेचर होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, यानी कि ये जो स्पोरेंजिया डेवलप कर रही है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया बड़ा सा स्पोरेंजिया, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। अब ये स्पोरेंजिया इन्हीं न्यूक्लियस से बहुत सारी जूस्पोर बनाएगी, यानी कि स्पोरेंजिया के अंदर क्या बन रहा है, स्पोरेंजिया कंटेन जूस्पोर, एक एक न्यूक्लियस क्या बनता चला जाएगा, जूस्पोर बनता चला जाएगा, एक एक न्यूक्लियस क्या बनता चला जाएगा, जूस्पोर बनता चला जाएगा। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर बहुत सारे बनेंगे क्या, और जो जूस्पोर बनेंगे वो कैसे होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड और
बाइफ्लैजिलेटेड, यानी कि जो फ्लैजिला होंगे वो 2 होंगे और केंद्र कितना होगा, न्यूक्लियस कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि बताया गया कि स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और हर एक न्यूक्लियस क्या बनाएगा, जूस्पोर बनाएगा। उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो सारे न्यूक्लियस क्या बन जाएंगे, जूस्पोर बन जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे स्पोरेंजिया ने जूस्पोर बनाया यहाँ पर, और ये स्पोरेंजिया की वॉल फटी क्योंकि बहुत सारे अंदर जूस्पोर बन गए ना, तो वॉल इसकी फट जाएगी स्पोरेंजिया की। जब स्पोरेंजिया की वॉल फटेगी तो जूस्पोर सारे बाहर निकल के आ जाएंगे, सारे जूस्पोर बाहर निकल के आ जाएंगे। अभी बाहर निकल के कैसे आएंगे, यहाँ पे जैसे प्लांट था, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया लगी थी, अब स्पोरेंजिया के ऊपर क्या होगा, वॉल फटेगी, सारे जूस्पोर बिखर करके उड़ करके सॉइल में आ जाएंगे, सॉइल से हवा चलेगी, नेक्स्ट प्लांट पर पहुंच जाएंगे, यानी कि जहां भी खेती हो रहेगी पोटैटो की, तो वन प्लांट टू अनदर प्लांट ट्रांसमिट हो जाएगा क्या, फंजाई। ओके, यानी कि ये फंजाई एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंच जाएगा, कैसे, जूस्पोर के थ्रू। तो यानी कि यहाँ पे जो मेन कॉज कर रहा है फंजाई, वो किसके थ्रू जा रहा है, बेबी के फॉर्म में जा रहा है। जूस्पोर जो है वो बहुत ही छोटा है, तो ये उड़ के जाएगा, अदर प्लांट में पहुंच जाएगा। अब ये जूस्पोर कैसा है, बाइफ्लैजिलेटेड और यूनिन्यूक्लिएटेड, बाइफ्लैजिलेटेड और यूनिन्यूक्लिएटेड जूस्पोर। फिर आगे क्या है कि ये जो फ्लैजिला है रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये जो जूस्पोर होगा छोटे छोटे होंगे, प्यारे प्यारे से, ये चलते चलते उड़ते उड़ते इतना ज्यादा उड़ेंगे कि इनके पैर टूट जाएंगे, यानी कि इनके फ्लैजिला जो होंगे 2 वो टूट जाएंगे। तो ये सिर्फ ऐसे ही सिंपल हो जाएगा, राउंडेड ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो सिर्फ यूनिन्यूक्लिएट होगा, इसमें फ्लैजिला, इनके पैर दोनों टूट जाएंगे, इतना उड़ेंगे, इतनी हवा चलेगी कि इनके पैर टूट जाएंगे, यानी कि कैसे हो जाएंगे, फ्लैजिला इसमें नहीं पाया जाएगा, यानी क्या लिखा हुआ है, फ्लैजिला रिमूव। तो सिर्फ इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब अगर हम बात करें इसके जर्मिनेशन की, जूस्पोर कैसे जर्मिनेट करेगा, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी जर्मिनेशन की बात आती है, जर्मिनेट की बात आती है, तो यानी कि वो कैसे जर्मिनेट करेगा, एक प्लांट्स में ये जो आप देख रहे हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, जर्मिनेशन हो रहा है, यानी कि वॉल इसकी फटी है। देखिए ये क्या है, एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये हो गई, यानी कि एक बाहर वाली एक्साइन हो गई, अंदर वाली इंटाइन हो गई। ये एक्साइन और अंदर वाली क्या हो जाएगी, इंटाइन। पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट ईयर, बहुत ही कॉमन और बेसिक है ये। तो ये क्या होगा कि इसकी जब इसको बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो जूस्पोर तो बड़ा होगा, इतना बड़ा तो रहेगा नहीं, इसका साइज बड़ा होगा। जब साइज बढ़ेगा तो एक्साइन, देखिए सपोज दैट ये जूस्पोर है, ये इतना साइज का बड़ा होता जाएगा कि एक्साइन फटेगी, एक्साइन की वॉल फटेगी और ये इंटाइन नहीं फटेगी, इंटाइन की वॉल लंबी हो जाएगी, यानी कि एक्साइन रप्चर कर जाएगी और इंटाइन बाहर निकल आएगी, इलांगेटेड। तो इसको बोलते हैं जर्म ट्यूब। क्या बोलेंगे, जर्म ट्यूब। यानी कि जूस्पोर जब जर्मिनेट करेगा उसका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने के बाद में उसमें एक्साइन फटेगी, इंटाइन लंबी हो जाएगी, जर्म ट्यूब बनाएगी। जैसे ही जर्म ट्यूब बनेगा तो यानी कि आप समझ जाइए कि जर्मिनेशन स्टार्ट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर, और अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ही जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा। तो अब ये जो जर्म ट्यूब बनके रेडी हुआ है, ये जर्म ट्यूब अदर हेल्दी प्लांट्स में ट्रांसमिट होने के लिए कैपेबल हो चुका है, क्योंकि ये क्या क्या बन गया, जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब कैसे पेनिट्रेट करेगा, सपोज दैट ये अब क्या हो गया, हेल्दी प्लांट आ गया यहाँ पर। अब इस हेल्दी प्लांट पर ये उड़ते हुए जाएगा, बाय इवेंट, बाय एयर, बाय ह्यूमन बीइंग्स, बाय टूल्स, बाय एनी हाउ। ओके, अब ये जाएगा, पेनिट्रेट करेगा स्टोमेटा में, इंटर्स करेगा, स्टोमेटा क्या है, टिनी पोर्स है, छोटे छोटे होते हैं। अब उन स्टोमेटा में इंटर्स करेगा, वहां पर जूस्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, वहां से मिनरल न्यूट्रिशन वो एक्सट्रैक्ट करता रहेगा प्लांट से। तो एक्सट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, जूस्पोर बड़ा होगा, हाइफा बनाएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फंजाई। कौन सा फंजाई, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये हाइफा बनाएगा, हाइफा बहुत सारे बनाते बनाते इंटरेक्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, माइसीलियम। अब इसी तरह ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, हेल्दी प्लांट से हुई थी। हेल्दी प्लांट में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरिया फंजाई उड़ करके आया, यानी कि जूस्पोर उड़ करके आया। अब भूलेगा मत, जूस्पोर उड़ करके आया, हमें पता नहीं चला, वो पोटैटो भी इन्फेक्टेड हो गया, डिजीज्ड हो गया वो ट्यूबर, हमें पता नहीं चला, हमने इसको बो दिया सॉइल में। सॉइल में सोन करने के बाद में
जो प्लांट निकलेगा वो कैसा निकलेगा? इन्फेक्टेड निकलेगा। ओके, जो प्लांट निकलेगा वो इन्फेक्टेड निकलेगा, क्योंकि ट्यूबर कैसा था? इन्फेक्टेड लिया था हमने और हमें पता नहीं था। वो इन्फेक्टेड प्लांट पर हाइफा के ऊपर स्पोरेंजियोफोर डेवलप करेगा, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप करेगी, और स्पोरेंजिया कैसी इन नेचर होगी? मल्टी न्यूक्लिएट होगी, क्योंकि सारे जितने भी न्यूक्लियस होंगे उसके अंदर प्रेजेंट वो सारे जूस्पोर बनाएंगे। कई बात और बताई थी कि इसमें जो हाइफा होता है, जब आप कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखेंगे तो हाइफा कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा। हाइफा कैसा होगा? जैसे ये हाइफा है और ये हाइफा यहाँ से ब्रांचेस तो होंगी हाइफा में, बट इसमें सेप्टा नहीं पाया जाएगा। सेप्टा मतलब पार्टीशन। ये जब फंजाई आप लोग पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो ये सेप्टा पढ़ते थे आप लोग। तो यहाँ जिसमें सेप्टा नहीं पाया जाता, जिस फंजाई में, जिस हाइफा में, फंजाई का मतलब उसकी बॉडी किसकी बनी है? सॉरी, हाइफा का मतलब उसकी बॉडी किसकी बनी है? हाइफा की। तो यहाँ पर ये सेप्टा नहीं पाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे? एसेप्टेट। ठीक है, एसेप्टेट बोलेंगे, बट कैसा है? ब्रांच्ड है। हाइफा एसेप्टेट मतलब सेप्टा एब्सेंट होगा बट ब्रांच्ड होगा। तो बहुत सारे हाइफा इंटरेक्ट होकर माइसिलम बनाएंगे। उसी हाइफा के ऊपर सपोज दैट स्पोरेंजियोफोर है, इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या डेवलप करेगा? स्पोरेंजिया डेवलप करेगी। स्पोरेंजिया कैसी इन नेचर होगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। जितने भी स्पोरेंजिया के अंदर मल्टी न्यूक्लिएशन होगा वो सारे आप देख रहे हैं स्पोरेंजिया कंटेन जूस्पोर, यानी कि जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सारे जूस्पोर बनाते चले जाएंगे। जैसे साइज बड़ा होता जाएगा स्पोरेंजिया का, उसके अंदर जितने भी जूस्पोर बन रहे होंगे उसकी वॉल फट जाएगी। स्पोरेंजिया की वॉल फटेगी, बिखर करके सॉइल में आ जाएंगे, यानी कि प्लांट से बिखर करके जूस्पोर, नन्हे जूस्पोर जो टिनी जूस्पोर है, यानी कि फंजाई के बेबी कह सकते हैं, कॉमनली कॉल्ड बेबी ऑफ फंजाई। तो जूस्पोर गिर जाएंगे और जूस्पोर कैसे होंगे? आपको स्टार्टिंग में नोट्स में ही लिखना है, बाइफ्लैजेलेटेड और यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि इनके दो फ्लैजला पाया जाएगा और एक न्यूक्लियस होगा। स्पोरेंजिया के अंदर जो जितने भी न्यूक्लियस थे एक एक थे, वो सारे जूस्पोर बनके रेडी हो गए हैं। तो अब ये जूस्पोर उड़ेंगे, इनके दोनों पैर टूट जाएंगे, यानी कि दोनों फ्लैजला रिमूव हो जाएगा, तो सिंगल ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। वो जूस्पोर और साइज बड़ा करेगा, जूस्पोर साइज बड़ा होगा, एक्साइन फट जाएगी, एक्साइन की वॉल आप देख रहे होंगे, एक्साइन की वॉल फटेगी और इंटाइन लंबी हो जाएगी। अब ये इंटाइन जैसे ही लंबी होगी, यानी कि जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा? जूस्पोर का जर्मिनेशन हो गया। अब ये जूस्पोर उड़ते हुए जाएगा, हेल्दी प्लांट से पहुंच जाएगा, स्टोमेटा के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये तो हो गया आपका लाइफ साइकिल। अब इसके बाद जो आता है लास्ट, कंट्रोल। अब डिजीज तो हो रही थी, तो हम कंट्रोल कैसे करें? हम चाहते हैं हमारी दूसरी अदर क्रॉप्स में ना पहुंच पाए, तो कंट्रोल में अब बात करेंगे कैसे इसका बचाव करें। स्टार्टिंग में जो आपको फंडामेंटल बताया गया था, तो बताया गया था कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली इरेडिकेशन और सैनिटेशन। यहाँ पर अदर टाइप्स भी बताए जाएंगे। कंट्रोल, एक प्लांट बर्बाद हुआ है तो हम चाह रहे हैं सारे प्लांट्स बर्बाद ना हो, हमारी पूरी खेती ना बर्बाद हो। तो हम क्या करें? हमने पहले से पता चला, हमने जज कर लिया, देख लिया कि एक प्लांट बर्बाद हो रहा है, तो हम इसको कैसे रिमूव करें। तो कंट्रोल के लिए बहुत सारे मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है स्प्रेइंग, और जो सेकंड आएगा डिस्ट्रक्शन of hugs, next seed selection, next dusting, next disease resistance variety। कंट्रोल के अंदर जो बात की जाएगी, कई सारे मेथड्स हैं बचाने के लिए क्रॉप को। पहला स्प्रेइंग। अगर मुझे पता चल जाए कि हमारी क्रॉप में एक प्लांट पर इन्फेक्शन हुआ है, वो उसके रोग लग गया है, तो हम क्या करेंगे? स्प्रे करा देंगे। किसका स्प्रे कराएंगे? बोरडॉक्स मिक्सचर का। बोरडॉक्स मिक्सचर का स्प्रे करा दें, या फिर हम डाइथेन 45 का मिक्सचर करा दें मार्केट से लेकर के। डाइथेन 45 या डाइथेन 78 इनका मिक्सचर करवा दें, तो क्या होगा? हमारी फसल बच जाएगी। जो भी स्टार्टिंग स्टेज होगी जूस्पोर की,
वो जो स्पोर मर जाएगा तो लीव्स के थ्रू पोटैटो में नहीं जाएगा, अगर पोटैटो में पहुंच जाएगा तो वो प्लांट पूरा बेकार हो जाएगा। जैसे हमने देख लिया कि लीव्स में हुआ है तो हम चाह रहे हैं कि वो स्टेम में और ब्रांचेस में ना जाए, पोटैटो में ना जाए। तो हम क्या करें स्प्रेइंग में, बॉर्डाउस का मिक्सचर का स्प्रे करवा दें और डाइथेन 45 का स्प्रे करवा दें या फिर 78 का स्प्रे करवा दें, तो इससे हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम कैसे बचा सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्म्स। डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय कर दे हार्म्स को। हार्म्स का मतलब होता है घास फूस या सीवीड्स कह सकते हैं। आप लोग जब क्रॉप्स में देखा होगा, प्लांट्स के साइड बाय साइड कुछ अनवांटेड वीड्स आ जाती हैं, इनको नहीं चाह रहे होते हैं, ग्रासेस आ जाती हैं, उनको बोलते हैं घास फूस, या ये भी कह सकते हैं हार्म्स। तो यानी कि जैसे सपोज दैट एक प्लांट है पोटैटो का, उसमें इन्फेक्शन हुआ है, अगर कहीं जूस स्पोर गिरा हो, उसके आसपास कहीं जूस स्पोर गिर गया हो ग्रासेस में, तो उससे पहले हम क्या करें, उस ग्रासेस को भी हटा दें, उस घास फूस को भी हटा दें जो पड़ा हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि जो इन्फेक्शन है वो अदर प्लांट्स पर ना पहुंच पाए, बाई इंड, बाई एयर, बाई विंड, बाई एयर, बाई वाटर पहुंच ना पाए, या ह्यूमन बींग्स के हैंड के थ्रू पहुंच ना पाए, या बटरफ्लाइज के थ्रू पहुंच ना पाए। तो हम क्या करें, हार्म्स को डिस्ट्रॉय कर दें, घास फूस को बर्बाद कर दें। अब क्या करें नेक्स्ट कंट्रोल में, सीड सिलेक्शन। अभी बताया था मैंने कि पोटैटो में तो कोई सीड होती नहीं है, तो ये सीड सिलेक्शन क्यों बताया गया, यानी कि यहाँ पर सीड क्या होगी, ट्यूबर होगी, यहाँ पर सीड क्या होगी, ट्यूबर होगी। तो ऐसा हम ट्यूबर लें जब मुझे क्रॉप में सोइंग कराना हो, पोटैटो की खेती करानी हो, तो हम पहले चेक कर लें कि ये ट्यूबर इन्फेक्टेड है या हेल्दी है। तो पहले हम सेलेक्ट कर लें, अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो प्लांट हेल्दी निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब कोई पाउडर होगा जो डाला जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो डस्टिंग कराई जाएगी, कॉपर लाइम की कराई जाएगी डस्टिंग। तो यहाँ पर कॉपर लाइम की डस्टिंग करवा देंगे हम, जिससे क्या हो, जो स्टार्टिंग स्टेज में अगर नजर आ रहा हो इन्फेक्शन, तो ये कर सकते हैं कि ये मेथड ट्राई कर सकते हैं, कॉपर लाइम की डस्टिंग करवा दें। या फिर डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी लें। डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी मतलब रोग प्रतिरोधक वैरायटी, यानी कि ऐसी ब्रीडिंग सेंटर से हम ऐसी पोटैटो की ट्यूबर लेकर के आए कि कोई भी फंजाई अटैक कर दे, उस पर इन्फेक्शन कॉज ही ना हो, उस पर इन्फेक्शन कॉज ही ना हो। डिजीज रेजिस्टेंस, सपोज दैट वॉच होती है, तो उसमें क्या होता है, कैसी वॉच होती है, वाटरप्रूफ वॉच होती है, वाटर रेजिस्टेंट वॉच होती है, यानी कि चाहे इतना वाटर में मेरा हैंड चला जाए तो उसमें वाटर एंटर्स ना कर पाए। सिमिलरली डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज भी आती हैं ब्रीडिंग सेंटर से ले करके, हम क्या करें, ऐसे सीड को, ऐसे ट्यूबर को ग्रो कराएं, सोइंग कराएं कि उसमें इतने पहले से ही प्रेजेंट हो एंटीबायोटिक्स, वो लड़ सके, फंजाई से वो लड़ सकें। एक ही काम कर सकते हैं। और एक और, स्टोरेज, यानी कि जब भी हम पोटैटो की स्टोरेज करें, पोटैटो सपोज दैट पोटैटो की हार्वेस्टिंग हो गई है और बहुत सारे पोटैटो कि हमें स्टोरेज करना है, तो पोटैटो का स्टोरेज करने से पहले हम क्या करेंगे, 1:1000 का रेशियो लेंगे, 1:1000 का सोल्यूशन लेंगे HgCl2 का, इसका HgCl2 का सोल्यूशन बनाएंगे और उस पर स्प्रे करवा देंगे। यानी कि पोटैटो को स्टोरेज करने से पहले हम 1:1000 का सोल्यूशन लेंगे, जो किसका होगा, HgCl2 का होगा, जिससे पोटैटो हमारा बचा रहेगा। अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ भी हो थोड़ा सा, तो वो मर जाए। तो ये था कंट्रोल में हमने क्या किया जाना, इतने मेथड्स है कंट्रोल में, एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाएगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग सारे लिखिएगा। स्प्रेइंग में क्या था, बॉर्डाउस का मिक्सचर करवा दें या डाइथेन 45 या 78 का मिक्सचर करवा दें तो हमारी फसल बच जाएगी। या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्म्स, कोई एक प्लांट इन्फेक्टेड था, उसके आसपास घास फूस पड़ी हुई थी, तो हम क्या चाह रहे हैं, घास फूस को भी हटा दें। हार्म्स मतलब अनवांटेड वीड्स। सीड सिलेक्शन, ऐसी हम ट्यूबर को सिलेक्ट करें जो कि कैसी हो, इन्फेक्टेड ना हो, हेल्दी हो, हम देख ले पहले क्रॉप में जाने से पहले, उसको ग्रो कराने से पहले। डस्टिंग, हमें दिख रहा है कि कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो हम पहले से डस्टिंग करवा दें। फिर डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, डस्टिंग में होता है H2SO4 CuSO4 का डस्टिंग करा सकते हैं, H2SO4 और CuSO4 की हम डस्टिंग करवा देंगे तो हमारी फसल बच जाएगी। ये एक मेथड है। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी में क्या होगा, यानी ऐसी वैरायटी ले जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, रोग प्रतिरोधक हो।
और लास्ट स्टोरेज कर, जब भी स्टोरेज करने जा रहे हो पोटैटो का, वो कैसा हो 1:1000 का किसका सोल्यूशन हो HgCl2 का। तो ये तो लेट डेट ऑफ पोटैटो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिट्रस कैंकर पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सिट्रस कैंकर पढ़ेंगे। सिट्रस, ये नेक्स्ट डिजीज है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर डिजीज ये सिट्रस प्लांट में पाई जाती है, यानी लेमन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते जाए। थैंक यू।